अस्सलामुअलैकुम। पावर शो के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाजरीन, मुल्क की मुआशी हालत इस वक्त तशवीशनाक हो रही है। डिफॉल्ट से बचने के लिए बड़े सख्त फैसलों की ज़रूरत है। आइनीन मसाइल को देखते हुए मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो लंदन भी पहुंची थी और उनके साथ मौजूदा मसाइल पर ताकि बात की जा सके और कोई हल निकाला जा सके और उनके तजर्बे और तजावीज़ से फ़ायदा उठाया जा सके। नवाज शरीफ को बताया गया कि अगर सख्त मुआशी फैसले न किए गए तो जो हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी इसकी। और अगर मौजूदा हुकूमत अगस्त 2023 तक अपना वक्त पूरा करने की कोशिश करती है तो इसकी भी कोई ज़मानत नहीं है, क्योंकि इसी दौरान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में जब इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों पर आने का इंदिया भी दे रहे हैं, ऐसे में जब सियासी कंडीशंस भी कुछ सूटेबल नहीं होंगी और साथ ही साथ मईशत को संभालना भी बहुत मुश्किल होगा, तो नून लीग जो है उसको इसकी एक सियासी कीमत देना पड़ेगी। सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि अगले हफ्ते तेल की कीमत में इजाफा हो सकता है, या फिर एक और ऑप्शन भी है कि कौमी असम्बली को तहलील का फैसला ले लिया जाए। यानी अगला हफ्ता इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि बहुत अहम है, अहम फैसले मुतवक्के हैं। नून लीग की जो वज़ीर-ए-आज़म समेत 10 रुकनी काबीना की नवाज शरीफ के साथ जो मीटिंग हुई है, इसहाक डार के साथ मीटिंग हुई है, उसमें क्या डिसाइड किया गया है उसके साथ उससे मुताल्लिक अभी तक कोई हतमी बात या हतमी फैसला सामने नहीं आया है कि वहाँ पर उन्होंने क्या डिसाइड किया है। ये तो अभी हमें कुछ चंद दिनों में इसके बारे में पता चल सकेगा कि क्या डिसीजंस लिए गए हैं। लेकिन नून लीग ने सख्त मुआशी फैसले लेने से इनकार कर दिया है और इस हवाले से जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हुकूमत मईशत बहाल करने के लिए सख्त इकदाम पर तैयार है, लेकिन इसकी एक सियासी कीमत है। वो सियासी कीमत नून लीग अकेले तैयार नहीं है अदा करने के लिए, और अगर ये कीमत तमाम इत्तेहादी मिलकर अदा करेंगे फिर हम तैयार हैं। लेकिन पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला अभी तक नहीं किया गया, और अगर पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला नहीं किया गया तो फिर IMF के साथ जो शराइत हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। IMF के साथ जो डील है उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत अहम फ़ैसले हैं। अगला हफ्ता नहायत मैंने आपको बताया कि बहुत मुश्किल है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्दुस्समद याकूब साहब, स्काइप लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा PMLN निहाल हाशमी साहब और रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आप तीनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। निहाल हाशमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इस वक्त, चूँकि तमाम सिचुएशन अभी मैंने आपके सामने भी रखी और आप भी बेहतर जानते हैं जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, क्या डिसाइड करने जा रहे हैं आप फाइनली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आपने अपने इंट्रो में कहा कि अगले हफ्ते असेंबली तहलील कर दी जाएगी। ये बात को तो मैं बिल्कुल रद्द कर रहा हूँ। ना तहलील की जाएगी, ना तहलील करने के बारे में सोचा जाए, क्योंकि हुकूमत असेंबली तहलील अच्छा। करने के लिए हुकूमत में नहीं आए हैं। इत्तेहादी जमातें हुकूमत चलाने के लिए आए हैं और रिलीफ देने के लिए लोगों को आए हैं और निज़ाम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर हुकूमत आप असेंबली तहलील भी कर दें तो भी आप जो प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम है इलेक्शन के तहलील करने के बाद इलेक्शन कराने का, उस दौरान आप नहीं करा सकते, क्योंकि इलेक्शन ना हमने कराना, ना पीपल्स पार्टी ने, ना फजलुर रहमान साहब की JUI ने, ना PTI ने। इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने वादे तौर पे जी, और बता इलेक्शन दिया। कमीशन ने टाइम दिया हुआ है अक्टूबर-नवंबर का। जब इलेक्शन कमीशन हमें सिग्नल दे देंगे कि हाँ हम अब कराने के लिए तैयार हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको फुलफिल करना है, मसलन हल्का बंदी को फिर से करना है, वोटर लिस्ट को ठीक करना है, और भी जो, क्योंकि हम डसे हुए हैं माजी में, जैसे डस्का में धुंधला और धांधली और फिर RTS का मामला हो गया था। तो इन सारी चीज़ों को, इन खदशात को सामने रखें और हर पार्टी को जो काबिल कबूल हो वो चीज़। एक तरफ इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी करेगी, दूसरी तरफ हम अपने इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, और अब रह गया लोगों को हमने ठीक हो रिलीफ गया। देना है। इसलिए उस हुकूमत को हटाया लोगों की मोहब्बत और मदद से, और आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके जो पार्लिमानी रिवायत है उसके तहत। अब उसमें यकीनन कुछ हम, कुछ अवाम, कुछ तमाम सियासी पार्टी और स्टेक होल्डर मिलकर के ये फैसला हमने करना है कि हम माइश
मीशत को बेहतर कैसे करें, हम कौन सी शराइत माने और कौन सी शराइत रद्द कर दें। और सिर्फ आईएमएफ का मामला नहीं है, यहाँ पे जो हमारे इदारे हैं उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना है, हमारे इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और बहुत से कमज़ोर कर भी दिया गया, उसको बेहतर करना है। जैसे सीपैक जैसा जो मनसूबा था जिसमें एक गेम चेंजर था, उसे माजी की हुकूमत आते ही कहने लगी कि यहाँ पे बहुत करप्शन हुआ है। चाइनीज़ गवर्नमेंट इससे बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जो मईशत चल रही थी, जो कारोबार हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सब कुछ रुक गया। इसी तरह से इनकी फेल खारजा पॉलिसी के वजह से सऊदी अरब में अगर आप तोसा खाने से घड़ी ले जाके नीलाम कर दें या यूएई में इस तरह के काम करें, उनसे भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। अब हमें एक तरफ जो हमारा खारजा है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुस्तहकम करेगा। और देखिए इन्वेस्टर जो है वो बहुत समझदार होता है, वो चिड़िया की तरह होता है, अगर हल्का सा पुश करते हैं तो फ्लाई कर जाता है। हमारे अपने अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं वो भी सोचते हैं अगर बदमनी और अदम इस्तेहकाम रहा और हर रोज़ ये बात की जाती रही कि कल असेंबली गई, आज असेंबली गई, तो फिर वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो इमरान खान साहब आज पाकिस्तान में बदमनी का एक तूफान खड़ा करना चाह रहे हैं, महंगाई का तूफान उन्होंने खड़ा किया था, बदमनी वो खड़ा करना चाहते हैं, इदारों पे वो हमला करते हैं। तो ये हम चौमुखी हमें जंग लड़ना और पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर, क्योंकि वो अपने 4 साल का हिसाब नहीं दे रहे। What he has done in last 4 years, ये नहीं ठीक, बता रहे। बैरिस्टर साहब से पूछ लेते हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर ये कीमत तमाम इत्तेहादी मिलकर जो सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी मुश्किल फैसलों की, सख्त फैसलों की, अगर तमाम इत्तेहादी मिलकर जो है वो इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? और हम साथ हैं। हुकूमत इसीलिए बनाई गई है और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान में अवाम को उनके बुनियादी हकूक देने के लिए, उन्हें बदतरीन महंगाई से उनकी जान छुड़ाने के लिए, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन बेरोजगारी से उनकी जान छुड़ाने के लिए और मुल्क से इस फसाद के जो एक नैरेटिव दिया जा रहा है उससे निजात दिलाने के लिए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की बुनियाद रखी थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और हमने पूरा ये एक विजन के साथ किया था। हम पहले दिन जब चले थे हमने तमाम सियासी जमातों को मुत्तहद किया था। हम पार्लियामेंट में अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात थे, लेकिन हमने सबको इकट्ठा किया, पीडीएम बनाया और उसके बाद फिर जमातों को कहा कि अदम एतमाद लेके आए। फिर अदम एतमाद के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का रहा है। और फिर इसके बावजूद कि हमारा किरदार सबसे मोतबर और स्ट्रांग और पावरफुल था, हमने किसी बड़े ओहदे का मुतालबा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टरशिप क्योंकि ज्यादा सीटें हमसे अददी अक्सरियत पीएमएलएन की थी, हमने उनके हवाले की और हम उनके साथ हैं। और हुकूमत चलाने के लिए भी बेहतरीन वजारतें जो जितनी हैं वो हमने उन्हीं के हवाले की हैं, जिससे हुकूमत चलती है। वो दाखिला हो, वो दिफा हो, वो खजाना की वजारत हो, आपके सामने है, इत्तलात की वजारत हो, जितने मामलात हैं हमने हुकूमत इनके इख्तियार में दी है। पंजाब का इख्तियार इन्हें दिया है और हम इनके साथ हैं, इनके साथ साथ हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा कौन सी कीमत है जो अदा करनी होती है। कंडीशंस हैं उसकी फिर जिम्मेदारी भी तो ज्यादातर नून लीग पर आएगी ना? नहीं, ये किसी पे देखें, क्यों हम ये समझ रहे हैं कि कोई नेगेटिव होने जा रहा है। हम तो पूरी उम्मीद और यकीन के साथ है कि पाकिस्तान की मईशत को हम बेहतर करने आए हैं। ये जो इमरान खान एक इस वक्त फितना फैलाना चाह रहे हैं समाज के अंदर, उससे तो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उससे ना तो असर ले रही है, ना खौफजदा है, ना घबरा रही है। हमें तो पूरा यकीन है। हमने बुरे बुरे हालात, जब जनरल मुशर्रफ इस मुल्क को छोड़ के चला गया था बेसरो समानी के आलम में, जब जनरल जिया छोड़ के चला गया था, या उससे पहले जब अयूब और याहिया पाकिस्तान को छोड़ के तोड़ के चले गए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को संभाला था। इस मुल्क को में जो आज कुछ भी है, इसकी इंटरनल सिक्योरिटी की जमानत इसका आइन है, वो भी हमने दिया है। इसकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जमानत इसका एटम बॉम्ब है, वो भी हमने दिया है। इस मुल्क को चला रहा है इसका जमहूरी निजाम, वो भी हमने दिया है। इस मुल्क के अंदर शऊर के जरिए आजादी इज़हार राय चल रहा है, वो भी हमने दिया है। और इसकी कीमतें उज़्मा सबा हमसे ज्यादा देना कौन जानता है। जिन्होंने अपनी जाने मौसम आया तो नखलेदार पे मीर सरे मंसूर ही का बार आया। हम तो कीमतें अदा कर करके
हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, और हमारे साथी भी नहीं घबराएंगे, और कोई कीमत का खौफ ही नहीं। अवाम के हकूक की अदायगी के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए कोई कीमत ज्यादा कीमत नहीं होती। और हम ये लफाजी नहीं करते हैं, हम कोई ये मदारी बन के कोई साजिशें नहीं बताते फिरते हैं। हमने जानें दी हुई हैं और लोगों ने उंगली भी नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखवाने के चक्कर में है। कीमतें अदा करना सही। हमें समझ आता साहब, भी है। ठीक ठीक। बैरिस्टर साहब अब्दुल समद साहब से जान लेते हैं, क्योंकि अब्दुल समद साहब अभी आपकी गवर्नमेंट को खत्म हुए महीना हुआ है हार्डली, और मईशत की कंडीशंस बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, क्या आप नहीं समझते कि आपको, आपकी पार्टी को इस वक्त मुल्क के वसीतर मफाद में जो है वो बड़े फैसले लेने चाहिए, और इस तरह सड़कों पर आकर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आपको थोड़ा सा जो है वो मुआशी कंडीशंस का लिहाज करना चाहिए, और थोड़ा सा जो है वो, अगरचे आप इख्तलाफ करते हैं मौजूदा हुकूमत के लोगों के साथ, और लेकिन एक वसीतर मफाद मुल्क का मफाद है, तो आप इसको देखते हुए आप सड़कों पर आने का अपना जो डिसीजन है उसको वापस ले लें, ताकि आपका एक बड़ापन भी जाहिर हो और वो लोगों तक भी पहुंचे कि आपने मुल्क के मफाद में बड़े फैसले किए हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ठीक है जी, पीटीआई को फ्रंट पे आके और इस वक्त जो है ना वो माशी स्टेबिलिटी की तरफ और इनकी ये जो मुश्किल डिसीजन है उस वक्त इनको मज़ीद तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यही बात कही है कि उस वक्त जिनको पैगाम देना था, जिन्होंने साजिश रोकनी थी, उनको ये पैगाम बाबर कराया गया कि इस वक्त मौशी हालात जो है वो बड़े ख़राब है, और जहाँ पे दुनिया में ऑयल प्राइसेस, और फिर शौकत तरीन को भेजा गया और यही बाबर कराने के लिए कि आगे ये हालात आ सकते हैं जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना रहे, जब 2 महीनों में आपको पता है कि डॉलर ना, इनसे डॉलर संभल रहा है। अब देखिए, खाली सिर्फ इनके ऊपर की बात नहीं करता, जब इतनी इंस्टेबिलिटी की बात आएगी तो डेफिनेटली जो सबसे चीज़ डैमेज होगी वो इकॉनमी होगी आपकी। अब हमने तो पहले बावर करा दिया था कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो हम सड़कों पे आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो अपने हक के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर इनके पास कोई वाज़ेह प्लान होता। और फिर बड़ी बेतुकी सी बात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कि जी उनके इत्तेहादी भी जो है ना वो उनका बोझ उठाएं। देखें, अल्टीमेट सी बात है, बिल्कुल इसका कसूर जो है ना ये बैरिस्टर साहब के ऊपर ये मलबा डालने की कोशिश करना कि पीपल्स पार्टी के ऊपर डालें। फाइनेंशियल टीम जो है, इकॉनमी की टीम शहबाज शरीफ की, पहला इजलास जो वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला इजलास किया, अपनी इकॉनमी टीम बुलाई वहाँ पे, उसमें कोई पीपल्स पार्टी का शामिल नहीं है, JUI का शामिल नहीं है। उसके बाद वज़ीर ख़जाना कौन है? नून लीग का। अब वो कहते हैं कि जी अभी थोड़ी देर पहले ये ट्विटर पे एक मैं पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ मदद करे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का। शायद वो DG ISPR से मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप अनाउंस करें। इस तरह की बेतुकी बातें, जब उनके पास कोई विजन नहीं था, जब उनके पास ये इतने क्लूलेस गवर्नमेंट है कि जिनको कुछ नहीं पता कि करना क्या है हमने, और फिर फैसले अगर उन्होंने लंदन से जाके लेने हैं तो फिर ये सब ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी, ये कठपुतली फिराने की क्या ज़रूरत थी, मुल्क को इन बुरानों में डालने की। हम तो फिर अपने राइट के लिए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवा दें। हमारा मुतालबा और है क्या कि मज़ीद ना झोंके मुल्क को इस बर्बादी में। आप आज इलेक्शन कराएं, भले जो मर्जी फेयर इलेक्शन कराएं, जो मैंडेट ले आए वो आके हुकूमत कर ले, वो ही मुश्किल फैसले ले सकता है। हमने मुश्किल फैसले लिए थे, और अगर आज हम मौजूद होते, हम मुश्किल फैसले लेते और अवाम का एतमाद हमारे ऊपर था, वो हमें उन मुश्किल फैसलों को बर्दाश्त करती। क्योंकि अवाम का एतमाद नहीं है इनके ऊपर, तो मुश्किल फैसले लेने से घबरा रहे हैं। जी उस्मा। लेकिन अब्दुल समद साहब, अवाम का एतमाद ही तो नहीं था, अवाम आपसे तंग आ रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। देखें, फिर ये इनकी तरफ से इल्ज़ाम आता है कि पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी हमने दी, कि जो जुर्म किया हमने। अगर हमने सब्सिडी दी, देखें अवाम जो होती है आपसे अगर नाराज़ है किसी वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, आपने कन्विंस करना होता है। हमारे से अगर ये महंगाई की वजह से अवाम अगर कुछ नाला होती थी तो उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। आप ये कन्विंस तो नहीं कर सकते ना कि हमारे मसाइल ये हैं, हम इसलिए ये नहीं कर सकते। आपको तो हल के लिए आपको पार्लियामेंट में लाते हैं, आपको मसाइल गिनवाने के मसाइल तो आम आवाम को भी पता है कि कौन कौन से मसाइल हैं। हल के लिए चाहिए, हल के लिए आपको पार्लियामेंट में लाते हैं। देखें, अल्टीमेटली एक एतमाद का होना ज़रूरी है। जब अगर एतमाद नहीं था तो आज सड़कों के ऊपर आज सारा कुछ आप देख रही हैं कि जी अगर ये सारा कुछ ना होता तो फिर इमरान खान, हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी ना होते। और इनकी तरफ से, नून लीग की तरफ से कहा जाता था कि जी आप हेलमेट पहन के निकलिएगा,
आज ये लोग हुकूमत में होते हुए और 1 महीने की हुकूमत में होते आज सड़कों पे नहीं निकल सकते, ईद की नमाजें नहीं पढ़ सकते। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, मुश्किल फैसले अल्टीमेटली वही लेगा जो पब्लिक के मैंडेट को, फ्रेश मैंडेट को लेके आया होगा। अब ये रिलक्टेंट है इलेक्शन के लिए, फिर ये कभी इल्ज़ाम ये मलबा डाल देते हैं उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ये एक नाअहल इलेक्शन कमीशन अगर है जिसका आईनी किरदार ये है कि उन्होंने किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराना है, अगर वो नहीं करा सकते, अगर वो 5 साल टेन्योर पूरा होने के बाद भी ये कह देते हैं कि हम नाअहल हैं, हमारी तैयारी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है कि उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ने तो अक्टूबर का आपको वक्त दे दिया ना। देखें, कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब फौरन से असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है या जो है वो लीडरशिप चेंज होती है, तो फिर उसके बाद जो मामला है हल्का बंदियां हो रही हैं, उसके बाद इलेक्शन की तैयारी होनी है। तो इसमें तो जो वक्त जायज दरकार था वो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। ठीक, अब्दुल समद साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आती हूँ, लेकिन मैं निहाल हाशमी साहब से ये जानना चाहूंगी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल जो टीम है वो तो सारी की सारी नून लीग की है, तो फिर वो क्यों चाह रहे हैं कि इत्तेहादी इसका मलबा उठाएं? साथ ही साथ मेरे तरफ से अब्दुल समद साहब से यही पूछ रहे हैं, सारे मसाइल हल हो जाएंगे हमारे, कि इमरान खान साहब ने किन के पास भेजा था शौकत तरीन साहब को? वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान की मईशत को टेक ऑफ नहीं करने दे रहे थे? तो ये काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। आइडेंटिफाई होना चाहिए, और आप और हम जो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे बैठे होते हैं, हम लोगों को बता सकें, वो उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ताकि आइंदा लोग फैसले करने में गलतियां ना करें। माशी टीम यकीनन हमारे पास है। जैसा आमिर ब्रदर ने कहा था कि उन्होंने अयूब से मुशर्रफ तक का सफ़र गिनवाया, इसी तरह हम आपको बताएं, जब हम आए थे हमारी माशी टीम ऐसी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सिर्फ ये इनसे पूछ रहे हैं, हम तो 30 पे छोड़ के गए थे आटा, तुमने 75 पे कैसे पहुंचाया? हम तो 50 पे छोड़ के गए थे चीनी, तुमने 150 पे कैसे पहुंचाया? हम तो 100 पे छोड़ के गए थे डॉलर, तुमने 180 पे कैसे पहुंचाया? हमने तो बिजली को 9 पे छोड़ के गए थे, तुम 23 पे कैसे पहुंचा गए? हम तो खुर्दनौश की तेल को 150 पे छोड़ के गए थे, तुम 4.5 पर कैसे लेके आ गए? हम सिर्फ यही मामूली सी, और आज ये क्या कर लेंगे जब 4 साल इनकी माशी टीम कुछ ना कर सकी? अब क्या करेंगे? हमारी माशी टीम, हमने अंधेरों में रोशनी फैलाया। जब हमारी हुकूमत थी 2018 में, जब हम गए तो हमारे पास 11,000 मेगावाट की बिजली घर लग गए थे। हमने पेट्रोल को 70 के दरमियान छोड़ा था, हमने खजाना भर के छोड़ा था। इन्होंने 3 साल में इतना कर्जा लिया जो सारी हुकूमतों ने मिल करके 70 साल में कर्ज लिया था, और चीज़ों की कीमत भी ऊपर चली गई। हमने बायलैटरल रिलेशन चाइना के साथ भी, टर्की के साथ भी, सऊदीया के साथ भी, मलेशिया के साथ भी, इंग्लैंड के साथ भी, G+ के साथ भी, हर से बहुत अच्छा कर दिया था, यूरोपियन यूनियन के साथ भी। आज ये कह दें अमेरिका मुर्दाबाद का नारा कोई भी नहीं लगाता है। अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाता है, अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं। पाकिस्तानियों को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया है। तो जनाब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, चले हम कुछ ना कर सके, हम 30 रुपये, हम तो ये चाहते हैं कि हम जहाँ पे छोड़ के गए थे खुर्दनौश की चीज़ें, अल्लाह ने अगर करम किया और कौम ने साथ दिया तो हम वहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। ये तो आगे लेके गए, हम तो पीछे लेके आएंगे। और हमारी टीम है, उस वक्त भी माशियत हमारी बहुत बहुत अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान की इकॉनमी, मगर हमारे पास एक टीम था। जितना आप डार साहब को कहें, उनके पास पूंजी है इकॉनमी की, इनकी तरह नहीं, इनके पास मासिक टीम नहीं थी। निहाल साहब, मेरा सवाल ये था कि फाइनेंशियल टीम आपकी है, नून लीग की है, मेनली नून लीग पर जो है वो जो कंपोज है, तो आप क्यों ये फिर चाह रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो भी आपकी ये जो मौशी डिसीजंस हैं इनका बोझ उठाएं, और आप ये चाह रहे हैं कि इसकी सियासी कीमत मिलके अदा की जाए? कोई वजीर खजाना अकेला नहीं होता, कोई वजीर खारिजा, यहाँ तक के वजीर आज़म अकेले कुछ नहीं कर सकते। पूरी कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी कैबिनेट मिलके और उसको इंडोर्स करती है पार्लियामेंट, और फिर जो सियासी पार्टियां हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं। तो हम सब मिलके करेंगे। कोई फर्क ये नहीं हो सकता है कि किसी अगर मुफ्ती साहब हैं वो कहें जी हम तो एक पार्टी है, एक सीट है। नहीं नहीं नहीं, हम सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके कामयाबी में भी और उनके नाकामी में भी। तो हम सब की ज़रूरत ये होती है कि हमारा जो
ठीक हो पॉइंट गया। ऑफ व्यू है ठीक, कि निहाल साहब, पाकिस्तान मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जो नैयर बुखारी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर तहवील में लिया जाए, इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या इसकी बैकफायर हो सकती है, क्या लोगों की तरफ से क्या तासुरात आ सकते हैं, क्या रिएक्शंस आ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि जो नैयर बुखारी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर तहवील में लेना चाहिए, इसके क्या सियासी असरात जो है वो हो सकते हैं और लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन आ सकता है। और दूसरा ये कि बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इससे तो अगर आप उनको जेल में डाल देते हैं, उनको तहवील में ले लेते हैं, तो फिर तो इससे उनको सियासी शहीद बनने का मज़ीद मौका मिल जाएगा। जो सियासी तौर पे हलाक हो जाए उसे सियासी शहादतें उसका ख्वाब हो सकता है, मिला नहीं करती। लेकिन बहरहाल जो नैयर बुखारी साहब ने बात की है वो एक लाइटर वे में की है कि जब कोई शख्स हर वक्त, देखें, कभी वो मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके जाना चाहता है और कोई खत लहराते लहराते अब कोई वीडियो का एक तमाशा नया आ गया है। और अब इसके साथ देखें, मुल्क के मसाइल ये तो नहीं है कि इमरान खान को खत क्या आया है, और ना मुल्क के ये मसाइल हैं कि इमरान खान ने वीडियो क्या रिकॉर्ड की है। लाइटिंग तो अच्छी करवाई होगी ARY से उसमें, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल इशूज तो अवाम के कुछ और हैं। तो उन्होंने इस तरह कहा है कि इन्हें फिर हिफाजती तहवील में ले लें ताकि इनकी जान भी बच जाए और मुल्क के अंदर फसाद भी बर्पा ना हो। ये तो हमने एक तजवीज़ दी है, कोई ना तो हमारी डिमांड है, हम खुद हुकूमत में मौजूद हैं, करना चाहते हों तो कर सकते हैं। लेकिन हम ये वैसे कह रहे हैं कि अगर इमरान खान इतना डर रहे हैं, उन्हें खतरा है, तो फिर उन्हें हिफाजती तहवील में लिया जा सकता है जहां पे उनकी जान को कोई खतरा ना हो। क्योंकि इमरान खान के बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ सियासी नहीं है, उनकी जाती जिंदगी ऐसी है, बहुत से उसमें उतार चढ़ाव हैं। तो कोई भी दुश्मन, जिस तरह उन्होंने चंद लोगों को तो नॉमिनेट कर दिया, लेकिन बहुत से लोगों के लिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं साजिश करने के। कोई भी हो सकता है, इस मुल्क के अंदर बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, तो हमने इसलिए कहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर हम पॉजिटिव चीज की तरफ जाएं तो वो जरूरत यह है कि इमरान खान को हमने कब उसे ताउन की यकीन दहानी नहीं करवाई पिछले 4 साल में। हमने, अपोजिशन ने उन्हें चार्टर ऑफ इकोनॉमी से लेके साथ बैठ के मुल्क को आगे बढ़ाने की बात की। मेरे चेयरमैन ने यहां तक कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं मोदी से हाथ मिला सकता हूं, मैं ट्रंप के कदमों में बैठ सकता हूं, मैं नहीं मिलाऊंगा हाथ, तो तुम पाकिस्तानियों से नहीं मिलाऊंगा, तुम ये ऑपोजिशन वालों को मैं साबित करूंगा, खत्म करूंगा। यही उसने 4 साल तमाशा रखा है। हम आज भी कहते हैं कि होशमंदी करें। आज आप एक मजबूत ऑपोजिशन है ना, आए बैठे, 100-150 आपके लोग हैं, उन्हें लेके बैठे, मुल्क को आप पूरी डिक्टेट कर सकते हैं असेंबली को, अगर आप में पॉलिटिकल विजडम हो तो। अगर हमने 60 सीटों के साथ आपका धड़न तख्ता करवा दिया है, वो आप तो 150 सीटों के साथ किसी को खड़ा ना होने दें। अगर आप में कैपेबिलिटी हो, आप कॉम्पिटेंट हो, आइए हम आपको फिर ये तजवीज़ देते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी जिसका आपने भट्टा बिठा दिया है, उसे बेहतर करने के लिए आए हैं, असेंबली के अंदर बैठें। पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आए हैं, असेंबली के अंदर बैठें। पाकिस्तान में आवाम की बेहतरी में, उनके हक में फैसले करने के लिए। और उसमें मैं आपको कहता हूं कि इमरान खान के अगर कोई वादे कुछ थे जो पूरे नहीं किए 4 साल में, आके बैठे, हो सकता है बतौर ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन में बैठे, हम हुकूमत में बैठते हैं, हो सकता है उनमें से बहुत से पूरे हो जाएं। आइए जनूबी पंजाब का सूबा बना लेते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से आप के साथ जो है मैं गुफ्तगू का सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान साहब की तरफ से कि मेरे कत्ल की साजिश की जा रही है, जिस पर जिम्मेदारों के नाम रिकॉर्ड करा दिए हैं एक वीडियो में, और बार बार की तरह उन्होंने कहा कि साजिश का मुझे पहले से ही पता था। तो अब्दुल समद साहब, अगर साजिश का पहले से पता था तो जो उनकी अपनी कैबिनेट में जो अमेरिका से लाए गए जो मेंबर्स थे, उनको कैबिनेट से अलग क्यों नहीं किया गया और एक एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं कराया गया इस सूरत में?
बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो साजिश का जिक्र किया था, जिसमें अमेरिका को ब्लेम किया था, वो रजीम चेंज के वाले से थी। जो मुमकिन कत्ल की साजिश की बात वो करें या जो लाइफ थ्रेट की वो बात करें, उन्होंने किसी भी शख्स का या किसी इदारे का या किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। वो एक अभी तक एक खुफिया, और माजी में भी हमें ये मिसालें मिलती हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जब ख़तरा था तो उन्होंने मार्क सीगल को एक ईमेल की थी, और मेरे दोस्त ये बैरिस्टर आमिर साहब मजाक उड़ा रहे थे कि वो कैमरे की रिकॉर्डिंग, तो ये क्या उस ईमेल का भी मजाक उड़ाएंगे जो उन्होंने अपने ब्लैकबेरी से की थी। और उसके बाद उससे पहले ये नैयर बुखारी का आप ही ने को जिक्र कर रहा था कि जी इनको तहवील में ले लिया जाए क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है या उनकी जान को ख़तरा है या मुल्क को। तो क्या जब 18 अक्टूबर को बेनज़ीर कराची आई थी तो क्या उस वक्त नैयर बुखारी को ये याद नहीं आया कि उस वक्त उनको किसी पॉलिटिकल लीडर को रैली से ये कह के रोक दिया जाए कि इनकी लाइफ को थ्रेट है और इनको बंद कर दिया जाए? तो फिर तो बेनज़ीर भुट्टो भी बाहर ना निकलती। यानी कि अगर ये मुशीर उनको ये मशवरा देते तो फिर आज हर कोई जो है लाइफ थ्रेट का क्या है कि आप उनको बंद कर दें, ताकि जी वो मुल्क में कोई एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, एहतजाज, वो सब कुछ इनको जो है ना वो कहते हैं ना खाली होन गलियां दे रांझा यार फिरे। इनको वो चाहिए, मैदान भी खाली चाहिए, नेशनल असम्बली भी खाली चाहिए, मिर्ज़ा यार फिरे, वो खाली असम्बली भी खाली चाहिए, बगैर अपोजिशन के, बगैर स्टैंडिंग कमेटियाँ। अभी तक जो है ना वो पता नहीं किस तरह का ये उसको लेके चलेंगे। तो लिहाजा जिसकी देखें कोई भी पॉलिटिकल लीडर, भले वो कोई किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो ये कहता है तो इस बात को, इस थ्रेट को सीरियस लेना चाहिए। लियाकत अली खान से लेके भुट्टो तक और भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक हम मज़ीद ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान से जो पॉलिटिकल लीडर है उनको इस तरीके से असैसिनेट किया जाए। तो लिहाजा खुदारा इस बात के ऊपर सियासत ना करें, आगे चलें और दुआ करें एक दूसरे की। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि ये तो कत्ल वाली बात तो वो एक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने पहले की तरह ये बात भी दोहराई है कि मुझे जो साजिश मेरे खिलाफ की गई इसका मुझे पहले से इल्म था। तो वो जो अपनी अमेरिका से लाए गए जो मेंबर्स थे, जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे, उनको फारिग क्यों नहीं किया गया एहतजाजन, और उनको अलग करके उनसे कहा जाता कि ये हम एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका से आए थे? सिर्फ अमेरिका को डायरेक्टली अक्यूज़ करना नहीं है, हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अमेरिका एज अ पूरा स्टेट या ये नहीं कह रहे कि हमारे कल को जब हम आएंगे। इस वक्त तो अमेरिकी हुकूमत वही है ना, तो अमेरिका ही हो गया ना। देखिए, आम तौर पे जलसों में नाम अमेरिका के लिया जाएगा क्योंकि बाइडेन को इस तरीके से लोग, या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन लॉजिकली जब भी बात होती है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, ट्वीट में भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह लें कि वो हुकूमत में है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो जो हुकूमत में लोग होते हैं वो अमेरिका से मुराद वही होता है। अदरवाइज अमेरिका के अवाम तो ये फैसले नहीं कर रहे हैं। आपको सवाल का जवाब, जब हम बात करेंगे तो अमेरिकी गवर्नमेंट की बात करेंगे। जी, मैं सवाल का जवाब देने लगा। अमेरिका से आप जिस शायद शहबाज गिल का जिक्र कर रही हैं, और अगर अमेरिका से वो पढ़ने या पढ़ाने का काम वहाँ पे कर रहे हैं और वापस आ गए, बहुत से लोग थे, तो बहुत सारे लोगों का ज़रूरी नहीं होता कि वो अमरीकी पॉलिसियों पे उनसे वो इतफाक़ करते हों। अमेरिका में रहने वाले अमरीकी भी उनके नाक़िद हो सकते हैं, और अगर वो पाकिस्तानी है या ड्यूल सिटीज़न है, ड्यूल सिटीज़न काबीना का हिस्सा नहीं हो सकता, वो तो बैरिस्टर साहब को बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जिस साजिश की वो बात कर रहे हैं वो रजीम चेंज के हवाले से थी। वो अगर एम्बेसडर्स, यहाँ पे मौजूद एम्बेसडर जो है वो हमारे मुनर्रिफ अराकीन को मिलना शुरू कर देंगे, तो वो कोई फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट तो है नहीं कि स्ट्रेटेजिक उनकी कोई कन्वर्सेशन होनी है उनसे, कि या वो रीजनल को खत्ते के कोई वो बात करनी हो, कॉमन वैल्यू शेयर करनी हो या कॉमन एजेंडा उनको शेयर करना हो। ये बिल्कुल ही जिस वेस्टर्न ममालिक को हम ये ब्लेम कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट तो करें। जब आप ये उस मरासले की बात करते हैं, मरासला इमरान खान को तो नहीं आया था, वो तो एक इंटरनल मरासला है कि जो असद मजीद ने लिखा और वो अपने वजारत खारजा को रिपोर्ट करना होता है, एक यूएल प्रैक्टिस है। अब शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि जी असद मजीद ने यह कहा कि मरासले की जो गुफ्तगू, जो ज़बान है वो दम की आमेज़ है, लेकिन साजिश नहीं हुई। यानी कि अमेरिका कहे ना कहे, इन्होंने अमेरिका का तर्जमान बन के ये कहना कि जी वो साजिश कोई नहीं, मदाखलत हुई है। अब इस बात को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? ना जब इस बात को आपने इन्वेस्टिगेट किया, ना आपने किसी भी इदारे को ये बात दी कि क्या उसके होने नतीजे में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, क्या कोई ये तो डॉट्स कनेक्ट करेंगे। जिस मुल्क में आज तक बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जो है वो कातिल ना मिला हो, उसमें ये इस तरह की साजिशें जो है वो बेनकाब हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस आने वाले वक्त में भी, क्योंकि इनको छुपाने वाले भी जिस तरह बेनज़ीर के कत्ल को छुपाया गया, उसी तरीके से इस तरह की साजिशों के ऊपर भी पर्दा रख दिया जाएगा।
ठीक, बैरिस्टर साहब, जो अभी मौशी कंडीशंस हैं इनमें कुछ हार्श जो डिसीजंस हैं वो तो लेना ही पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्टील मिल है, पीआईए है, ये बहुत बड़े बड़े जो इदारे हैं, इनको अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो वो जो इतना बड़ा एक जो बजट का जो हिस्सा इनकी तरफ जा रहा है उससे हमारी जो है वो मईशत थोड़ा सा संभाला नहीं मिल सकता? अच्छा, अब्दुल समद साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौशी कंडीशंस हैं उनमें जो ये पीआईए और स्टील मिल जैसे जो इदारे हैं, जिनको सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है, ये हमारे मईशत का जो है वो एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंज्यूम करते हैं, अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मईशत को संभाला मिल सकता है? इस तरह के इदारों को, और ख़ास तौर पे कि जब हुकूमत का काम तो ये होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भले वो हम पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, इनको एवेलुएट किया जाए। अगर ये आपके ऊपर बोझ बन गए हुए हैं तो प्राइवेटाइज करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन आप कब तक प्राइवेटाइज करेंगे? कब तक गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी नायाली शो करती रहेंगी कि पीआईए जैसा इदारा जो है वो अल्टीमेटली आप जाके उसको अगर प्राइवेटाइज कर दें तो फिर तो सब कुछ ही प्राइवेटाइज करना पड़ जाएगा। यहाँ पे कॉम्पिटेंस की बात आती है कि अगर गवर्नमेंट के इदारे इतने नाकाम हो गए या आपकी ब्यूरोक्रेसी या आपकी ये, तो ये कोई हल नहीं है आपका। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, आपने मज़ीद इदारे बनाने हैं, आपने मज़ीद नौकरियाँ देनी हैं। उसमें अगर इस तरीके से होता रहा तो फिर तो कल को जो है वो सारी वो गवर्नमेंट को ही प्राइवेटाइज कर दे ताकि ये मामलात भी जो है वो कोई बाहर से जो एक्सपर्ट है वो आके चला लें। इस तरह से ये कोई हल नहीं है हमें बेसिकली। लेकिन अब्दुल समद साहब, तमाम मामला तो गवर्नमेंट नहीं चला सकती ना, जो बेसिक मामलात हैं वही चलने चाहिए, क्योंकि एक जो इकोनॉमी है वो एक छोटा हिस्सा नहीं है, इकोनॉमी एक बड़ा जो है वो हिस्सा है। इसके अलावा दिफा है, हमारे पास बहुत सारे मामलात हैं जो गवर्नमेंट उसको देखती है, लेकिन ये तो इदारे हैं, इदारों को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो हम बहुत अपनी मईशत जो है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उससे जब वो उनमें कंपटीशन पैदा होगा और कंपनियां आएंगी और इससे आवाम को भी फायदा होगा और मुल्क को भी फायदा होगा। तो वो जो इदारे जो सरकारी इदारों के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जब वो एक बोझ बन जाते हैं, फिर गवर्नमेंट के लिए, आवाम के लिए भी बोझ बन जाते हैं इन दी एंड। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये कोई माजी में कोई नई बात नहीं हो रही, माजी में भी ये प्राइवेटाइजेशन होती रही है और ये बोर्ड भी है प्राइवेटाइजेशन का, जिसमें ये एवेल्युएट करते हैं और उसके बाद वो उनको वो कर दिया, ऑक्शन कर दी जाती है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सस्टेनेबल नहीं है। आप अगर दुनिया में क्या जो स्टेट ऑन्ड एयरलाइंस है, एमिरेट्स को उठा के देख लें, कतर को उठा के देख लें, या अबू धाबी की एयरलाइन को, इत्तेहाद को उठा के देख लें, तो वो तो ग्रो कर रही हैं, वो तो रोबस्ट ग्रोथ है उनकी। तो हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि भाई ठीक। बैरिस्टर साहब, अभी जो मैंने बात की कि जो पीआईए और स्टील मिल जैसे इदारे हैं, क्या इनको प्राइवेटाइज करने से हमारी मईशत कुछ संभल सकती है? ठीक। अब्दुल समद साहब, इस वक्त मौशी कंडीशंस हैं, उनमें आपकी पार्टी, आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ ना कुछ जो इस वक्त की कंडीशंस हैं उसमें कुछ सजेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो है वो थोड़ा बहुत तो हालात ठीक हों और ताकि हम इंतखाबात की तरफ भी जा सकें, क्योंकि इंतखाबात तो आप भी चाह रहे हैं कि इंतखाबात जल्दी से जल्दी हो जाएं। ये बड़ी बुनियादी सी बात है। मैंने पहले भी कहा कि जब वज़ीर आज़म चोर दरवाजे से आएगा, जब अवाम की ताकत से नहीं आएगा, और वो जब इस तरह बानमती का कुंबा जो कैबिनेट में होंगे, 4 वज़ारतें फजल रहमान के पास होंगी, वज़ारत ख़ारजा जो है वो पीपी के पास होगी, इनकी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो सकती। इनका जो एजेंडा है या जिस तरीके से, और फिर जब सबसे बड़ी बात होती है कि अवाम का एतमाद होना चाहिए। उनकी कोऑर्डिनेशन तो उनका मामला है ना, उनकी कोऑर्डिनेशन उनका मामला है। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त मईशत के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए क्या जो है वो कर सकते हैं? मईशत के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो एक ही चीज़ ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इवन मईशत के लिए, सियासत के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इतनी पोलराइजेशन हो चुकी हुई है कि जब एक अवाम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी गवर्नमेंट आएगी, कोई गवर्नमेंट भी आए, लेकिन अवाम उसको फ्रेश, मतलब अवाम की तरफ से आए, फ्रेश मैंडेट लेके आए, भले ये दोबारा आ जाए, कम से कम ये तो तय होगा कि ये अवाम का मैंडेट लेके आए और अवाम ने इनके ऊपर इजहार यानी अगर ये दोबारा आ जाते हैं इसी तरह से करके और इसी तरह एक कोलिशन गवर्नमेंट आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी?
इससे पहले की बात कर लेता हूँ, मैं आपको अदम एतमाद की बात कर लेता हूँ। अगर अदम एतमाद जो है इंडिजिनस मूव होती, अगर इनकी अपनी तरफ से वो की होती, इसमें कोई साजिश का अंसर ना होता, इसमें कोई बैरूनी कुव्वतें ना होती, हम इस तरीके अदम एतमाद को भी कबूल करने के लिए तैयार थे, उसके नतीजों को भी कबूल करने के लिए तैयार थे। लेकिन जिस तरीके से ये लाई गई और जिस तरीके से ये खरीदे गए और फिर खरीदने के बाद ये मंडियां लगी, इस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर अभी नहीं। लेकिन अगर इंतखाबात के बाद जो है ये इसी तरह से कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और इक्तदार में आती है तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ नासिर।